आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी बायोलॉजी से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और आंसर बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, डीएनए अणु के एक कुंडलन अथवा घुमाव में क्षारक युगलों की संख्या कितनी होती है? एक कुंडलन अथवा घुमाव में क्षारक युगलों की संख्या 10 होती है। तो इसी प्रकार से दूसरी तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि डीएनए के एक घुमाव में क्षारक युगलों की संख्या कितनी है? तो बताएंगे 10। आप लोगों को बता दें कि डीएनए के 5 स्वरूप बताए गए हैं। पांचों स्वरूपों के बारे में और क्षारक युगलों के बारे में जान लीजिए, वरना आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो 5 स्वरूप कौन कौन से हैं? ए डीएनए, बी डीएनए, सी डीएनए, डी डीएनए और जेड डीएनए। ये जो ए डीएनए है, ए डीएनए के प्रत्येक कुंडल में 11 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। इसी तरह से जो बी डीएनए है, बी डीएनए के प्रत्येक कुंडलन में 10 न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। जो सी डीएनए है, सी डीएनए में 9 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। इसी प्रकार से जो डी डीएनए है, डी डीएनए के प्रत्येक कुंडलन में 8 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। और ऐसे ही जेड डीएनए के प्रत्येक कुंडलन में 12 न्यूक्लियोटाइड युगल पाए जाते हैं। तो सब में थोड़ा थोड़ा सा अलग है। बता दें कि इन सभी की संरचना वाटसन एवं क्रिक मॉडल के जैसी ही है, लेकिन न्यूक्लियोटाइड युगलों के बीच की दूरी, संख्या और कुंडलन की दिशा में कुछ अंतर इस तरह से पाए जाते हैं। आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, ओकाजाकी खंड क्या है? ओकाजाकी खंड क्या है बताना है। तो लैगिंग स्ट्रैंड के छोटे खंड, यानी लैगिंग स्ट्रैंड के जो छोटे डीएनए खंड होते हैं, उन्हें ही ओकाजाकी खंड कहते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि डीएनए में 2 स्ट्रैंड पाए जाते हैं। तो डीएनए का एक स्ट्रैंड या वलयक 5 प्राइम से 3 प्राइम होता है और दूसरा वलयक या स्ट्रैंड 3 प्राइम से 5 प्राइम दिशा में होता है। अब जब डीएनए द्विगुणन होता है या रेप्लिकेशन होता है, तो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम केवल 5 प्राइम टू 3 प्राइम यानी 5 से 3 प्राइम दिशा वाले में नई चेन या श्रृंखला बनाता है और 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाले पर छोटे छोटे खंड ही बनते हैं। इन्हीं खंडों को ओकाजाकी खंड कहा जाता है। आपको बता दें कि सन 1968 ईस्वी में रेजी ओकाजाकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने इन खंडों को खोजा था। उन्हीं के नाम पर इन्हें ओकाजाकी खंड कहा जाता है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को नाइट्रोजनीकृत क्षार व न्यूक्लियोटाइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। एडेनिन, थाइमिन, ग्वानोसिन, यूरेसिल व साइटोसिन। तो इनको नाइट्रोजनीकृत क्षार कौन से हैं उनको अलग करना है और न्यूक्लियोटाइड क्या है उनको अलग करना है। तो नाइट्रोजनीकृत क्षार यानी नाइट्रोजन बेसेस होंगे थाइमिन, एडेनिन, यूरेसिल, ये नाइट्रोजन बेसेस हैं। और न्यूक्लियोटाइड क्या होंगे, यानी न्यूक्लियोटाइड ग्वानोसिन और साइटोसिन होंगे। तो इस तरह से अलग अलग हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक द्विरज्जुक डीएनए में 20% साइटोसिन है तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की गणना कीजिए। द्विरज्जुक डीएनए है और 20% उसमें साइटोसिन है, तो डीएनए में मिलने वाले एडेनिन की गणना करनी है। अब चारगैफ के नियम के अनुसार चलिए, साइटोसिन ग्वानिन के बराबर होता था। जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के बराबर होता था और थाइमिन एडेनिन के बराबर होता था। चारगैफ ने बताया था कि साइटोसिन ग्वानिन के बराबर है और थाइमिन एडेनिन के बराबर है। क्योंकि साइटोसिन 20% प्रश्न में दे रखा है, इसलिए ग्वानिन भी 20% होगा, क्योंकि साइटोसिन ग्वानिन के बराबर है। तो अब दो चीजें निकल आई, साइटोसिन 20% है, ग्वानिन 20% है। अब साइटोसिन प्लस ग्वानिन 20-20 अगर जोड़ दिया जाए तो 40% हो जाएगा। तो अब 100 यानी एडेनिन और थाइमिन बचा, तो एडेनिन थाइमिन 100% से 40% घटा दीजिए। घटाने पर बचा 60%। अब ये जो 60% आया है ये दो चीज़ों का है, एडेनिन और थाइमिन का है, यानी ये बराबर होता है। अब बराबर है तो 2 से भाग दे देंगे तो 60/2 हो जाएगा, 30 निकल आएगा। इस तरह से एडेनिन की मात्रा कितनी आएगी, 30% आ जाएगी, क्योंकि एडेनिन थाइमिन के बराबर होता है, इसलिए इसको भाग दे दिया गया 2 से। आते हैं अगले प्रश्न पर। यदि डीएनए के एक रज्जु के अनुक्रम निम्नवत लिखे हैं तो पूरक रज्जु के अनुक्रम को 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा में लिखिए। 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा में पूरक रज्जु को लिखना है। एक दे रखा है, दूसरे को पूरा करना है।
तो एडेनिन हमेशा किस बांड से, डबल बांड से थायमिन से जुड़ता है। तो एडेनिन यानी ए की जगह पर टी लिखेंगे और जहाँ टी दिख रहा है उसकी जगह पर ए लिख देंगे। ऐसे ही ग्वानिन जो होता है यानी जी जो होता है वो सी से ट्रिपल बांड से जुड़ता है, तो जी की जगह पर सी लिख देंगे। अगर सी है तो जी लिख देंगे, ए है तो टी लिख देंगे, टी है तो ए लिख देंगे, इस तरह से। तो आपको ये केवल इसमें ध्यान रखना है कि अगर ए है तो वो टी से जुड़ेगा, अगर जी है तो वो सी से जुड़ेगा। तो मतलब ये हुआ कि ए की जगह पर टी लिखना है और जो जी है जी की जगह पर सी लिखना है। इसी क्रम में आगे बढ़ते जाना है। इस तरह से 3 प्राइम टू 5 प्राइम दिशा आपको सही सही आ जाएगी, यानी सही सही आप लिख देंगे, इसका आंसर हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएनए द्विकुंडली की कौन सी विशेषता ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया, इसकी व्याख्या कीजिए। तो बताया गया है डीएनए द्विकुंडली या डीएनए डबल हेलिक्स में एक विशिष्ट क्षार युग्म होता है। चारगैफ के अनुसार ए हमेशा टी के साथ युग्म बनाता है, यानी ए हमेशा टी के साथ जुड़ता है और टी सदैव ए के साथ जुड़ता है। ए हमेशा टी से जुड़ेगा, टी हमेशा ए से जुड़ेगा, यानी एडेनिन हमेशा थायमिन के साथ युग्म बनाएगा, जोड़ा बनाएगा, और थायमिन हमेशा एडेनिन के साथ में जोड़ा बनाएगा। इसी प्रकार से जी हमेशा सी के साथ जोड़ा बनाता है और सी हमेशा जी के साथ युग्म बनाता है। कहने का मतलब है कि ग्वानिन होगा तो साइटोसिन के साथ में जोड़ा बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड से, और अगर साइटोसिन है तो वो हमेशा ग्वानिन के साथ युग्म बनाएगा। तो इस उच्च विशिष्ट क्षार युग्म नियम से यानी नियम ने वाटसन व क्रिक को डीएनए प्रतिकृति यानी डीएनए रेप्लिकेशन के सेमी कंजर्वेटिव रूप को कल्पित करने में सहयोग किया था, या कह लीजिए इसको हल करने में सहयोग किया था। तो इस तरह से इसका उत्तर हो जाएगा। आते हैं अगले प्रश्न पर। डीएनए आनुवंशिक पदार्थ है, इसे सिद्ध करने हेतु अपने प्रयोग के दौरान हर्शे व चेस ने डीएनए व प्रोटीन के बीच अंतर कैसे स्थापित किया। तो हर्शे व चेस ने प्रयोग में फास्फोरस और सल्फर के रेडियो एक्टिव यानी भारी आइसोटोप का प्रयोग किया था। फास्फोरस है वो डीएनए का घटक है और सल्फर प्रोटीन में पाया जाता है। जब ऐसे रेडियो लेबल्ड बैक्टीरियोफेज का रेडियो एक्टिव परीक्षण किया गया तो इस पीढ़ी में केवल रेडियो एक्टिव फास्फोरस पाया गया और इस पीढ़ी में रेडियो एक्टिव सल्फर अनुपस्थित था यानी नहीं था। इससे सिद्ध हुआ कि केवल डीएनए में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरण होने की क्षमता होती है, इसीलिए ये आनुवंशिक पदार्थ है। अगला प्रश्न है, उस संवर्धन में जहां ई कोलाई वृद्धि कर रहा हो, लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन उत्प्रेरित होता है, तब कभी संवर्धन में लैक्टोज डालने पर लैक ओपेरॉन कार्य करना क्यों बंद कर देता है। तो वृद्धि माध्यम या ग्रोथ मीडियम आप कह सकते हैं, ग्रोथ मीडियम में लैक्टोज डालने पर यह लैक ओपेरॉन के रिप्रेशर अणु से जुड़कर उसकी दमनकारी क्रिया को बाधित कर देता है, अतः रिप्रेशर ऑपरेटर जीन से नहीं बन पाता और लैक ओपेरॉन प्रेरित हो जाता है और एमआरएनए का संश्लेषण प्रारंभ हो जाता है।